हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और इसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी चैप्टर 6 चल रहा है। आज इसका सेकंड वीडियो है और जो ये मैं एमसीक्यू सीरीज चला रही हूँ वो जो वैकेंसी आई हुई है स्कूल लेक्चरर और एएमआरएस की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये DSSS भी केवीएस और एनवीएस के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सब एग्ज़ाम में क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी पूरी की पूरी इनमें पूछी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर होने वाले संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, सभी संचलन चाहे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। बी है, गुरुत्वाकर्षण एवं डाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। सी है, अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। और डी है, पृथ्वी पर होने वाले सभी संचलन केवल आंतरिक बलों से ही संचलित होते हैं, बाह्य बलों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन ए था इसमें, सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी के अंदर होने वाले सभी संचलन प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। तो ये प्रवणता क्या है? प्रवणता है परिवर्तन की दर। जैसे हम ज्योग्राफी में देखते हैं ताप प्रवणता, ढाल प्रवणता, दाब प्रवणता। ठीक है, ताप प्रवणता यानी ताप में परिवर्तन की दर, दाब प्रवणता दाब में परिवर्तन की दर, ढाल प्रवणता ढाल में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये होगा जैसे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो इसमें परिवर्तन की दर क्या है? निम्न वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, तो इनमें ताप में परिवर्तन की दर क्या है? ये सब क्या हो जाएंगी? इनकी प्रवणताएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी है, गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है और इनके बिना, गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता के बिना अपर्दन भी नहीं होगा, परिवहन भी नहीं होगा और निक्षेपण भी नहीं होगा। तो देख लेते हैं ढाल प्रवणता। तो अभी मैंने बताया ढाल में परिवर्तन की दर क्या होगी? ढाल प्रवणता। ठीक है, और तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? वैसे तो हम सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, और ये भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को भी प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है। तीसरा है, अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। तो ऑप्शन बी सी भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल है वो लहरों और ज्वार भाटाओं को क्रियाशील बनाता है। तो ए बी सी तीनों सही हैं, इसका मतलब डी गलत हो जाएगा। डी क्या है? पृथ्वी पर होने वाले सभी संचलन केवल आंतरिक बलों से ही संचलित होते हैं, बाह्य बलों की कोई भूमिका नहीं होती। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जो संचलन होते हैं वो सिर्फ आंतरिक बलों के कारण नहीं होते, वो आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों बलों के कारण होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर ऊर्जा उत्पत्ति में कौन से या कौन सा स्रोत योगदान देते हैं? पहला है रेडियोधर्मी क्रियाएं, दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन, तीसरा है ज्वारीय घर्षण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पृथ्वी के अंदर ऊर्जा उत्पत्ति से के स्रोत कौन से हैं मतलब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो ऊर्जा उत्पत्ति के स्रोत हैं उसमें रेडियोधर्मी क्रियाएं भी आती हैं, पृथ्वी का घूर्णन भी आता है और ज्वारीय घर्षण भी आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर असमतलता उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाएं कौन सी हैं? ए है पटल विरूपण, बी है ज्वालामुखीता, सी है क्षरण, डी है ए और बी दोनों। तो पृथ्वी की सतह पर असमानता उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाएं कौन सी हैं? पहला पटल विरूपण, पहला ए इसका सही है। दूसरा है ज्वालामुखीता, ये भी सही है। तीसरा हो जाएगा क्षरण, ये
गलत हो जाएगा। डी है, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर जो असमानताएं उत्पन्न होती हैं वो होती हैं अंतर्जनित प्रक्रियाओं के कारण, और जो अंतर्जनित प्रक्रियाएं हैं उन्हीं में आता है पटल विक्षेपण और एक ज्वालामुखीता। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। और सी दिया हुआ था क्षरण, तो क्षरण जो है ये है जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं हैं उसकी क्रिया है ये क्षरण, इरोजन। तो ये क्या करेंगे, ये पृथ्वी की सतह पर जो अंतर्जनित बल हैं उनके कारण असमानताएं आती हैं उनको कम करने का या उनको समतल करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं पटल विरूपण बल में सम्मिलित हैं? पहला है धरातल के बड़े भाग का उत्थान या विकृति, दूसरा है तीव्र वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण, तीसरा है अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, चौथा है प्रॉपर्टी प्लेट के ऊर्ध्वाधर संचलन करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका। तो जो पटल विरूपण बल है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं? इसमें कूट दिए हुए हैं। ए है केवल 1, 2 और 3, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1, 3 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? पहला था कि धरातल के बड़े भाग का उत्थान एवं विकृति, पहला सही है। हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि पटल विरूपण बल क्या होता है। ये जो अंतर्जनित प्रक्रियाएं हैं उनका एक दीर्घकालिक बल है जिससे मतलब पर्वतों का निर्माण भी होता है और लंबे टाइम के बाद में वलन की प्रक्रिया भी होती है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें हमने लास्ट की वीडियो में अच्छे से देखा है और यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि धरातल के बड़े भाग का उत्थान एवं विकृति सही है। तीव्र वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण, ये भी सही है। तीसरा है अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, ये भी सही है। और चौथा है प्रॉपर्टी प्लेट के ऊर्ध्वाधर संचलन करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका, तो चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी प्लेट के ऊर्ध्वाधर संचलन नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्षैतिज संचलन। ठीक है, क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका। तो 1, 2 और 3 सही है और चौथा इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला ही आ जाएगा, ए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा केवल सूर्य के द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त करती हैं। दूसरा है विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं समान होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, यहाँ बी आएगा, बी है 1 और 2 दोनों, सी है केवल 2, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? पहला कथन था इसका बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा केवल सूर्य के द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा के द्वारा प्राप्त करती हैं, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये केवल सूर्य से प्राप्त नहीं करती। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं, यहाँ तो केवल सूर्य से ही प्राप्त नहीं करती, तो पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं समान होती हैं, तो ऑप्शन इसका कथन 2 भी गलत हो जाएगा क्योंकि अलग अलग जलवायु प्रदेशों में जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो भी अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती। ठीक है, तो इसका कथन पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, मतलब दोनों ही कथन इसके असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन है प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं और कारण है ठोस पदार्थों में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है इसका, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है। बी है कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं है। तीसरा है कथन सत्य है, कारण असत्य है। चौथा है कथन असत्य है, कारण सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो कथन क्या था इसका? कथन था प्रति इकाई क्षेत्र पर
अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। तो पहला कथन इसका सही है। और दूसरा है कारण, ठोस पदार्थों में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। कारण भी इसका सही है, लेकिन कथन जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया अनाच्छादन के अंतर्गत नहीं रखी जाती है? ऑप्शन ए है व्रतचरण, बी है परिवहन, सी है अपक्षय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो ये देख लें कि अनाच्छादन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अनाच्छादन का अर्थ होता है निरावृत करना या फिर आवरण हटाना। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? आवरण हटाना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है? इसमें व्रतचरण को भी किया जाता है, परिवहन को किया जाता है, अपक्षय को भी किया जाता है और संचलन को भी किया जाता है। एक आता है, एक तो आएगा इसमें संचलन, और एक प्रक्रिया और है वो है अपर्दन। ठीक है, तो अनाच्छादन में किस किस को कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी इसमें? व्रतचरण, परिवहन, अपक्षय, अपर्दन और संचलन। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे देखेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे। और आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये MCQ सीरीज़ थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और ज्योग्राफी बाय MCQ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।